हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई बिकॉज आई गॉट अ जैब confused. Let me clear. So jab is a slang word used for injection, and nowadays it is being used widely in newspapers and electronic media. तो बात ये है कि मैंने कोविड-19 की वैक्सीन पिछले हफ्ते ली और बड़े धूमधाम से मेरे बॉडी ने उसको एक्सेप्ट भी किया। सो मिल्ड फीवर, हेडेक, बॉडी एक एंड अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस, इन सब में वीडियो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। फाइनली आई एम फिट एंड फाइन एंड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सारी बातों को अलग रखते हुए आज के वीडियो पर हम लोग फोकस करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे द वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में किस तरीके से हम सब्जेक्ट को खोज सकते हैं और किस तरीके से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल से सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द इंग्लिश गाइड। तो सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड, when you looked the word up in a dictionary, you find a lot of its meaning. कुछ मीनिंग आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे ज़रूर आ रही होगी, लेकिन जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो डूअर होता है। सो इट्स डू और उसमें हम ER लगाते हैं, तो ये डूअर होता है। तो सेंटेंस में कोई भी एक्शन हो रहा होता है या कोई भी वर्ब जिसके बारे में बताया गया होता है, उसको करने वाला जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट जो भी होता है वो कोई वर्ड हो सकता है या समटाइम्स वर्ड्स भी हो सकते हैं। मतलब ये एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। और ये वर्ड या वर्ड्स क्या करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं। डिनोट मीन्स बताना, बोध कराना, निर्देश करना। मतलब कि ये शब्द निर्देश करते हैं या बोध कराते हैं। तो किसका बोध कराते हैं, तो किसी भी पर्सन का हो सकता है या किसी वस्तु का, किसी थिंग का ये बोध कराते हैं। तो कुछ शब्द या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जो डिनोट करते हैं, जो बताते हैं किसी भी पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में। और ये पर्सन और थिंग करते क्या हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग एन एक्शन। तो ये पर्सन या थिंग किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी न किसी एक्शन को करते हैं या इनके बारे में कुछ न कुछ अबाउट विच और whom something is said। तो ये पर्सन और थिंग के बारे में या तो कुछ बताया गया होता है उस सेंटेंस में, या तो वो किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ दो बातें हैं, एक्शन को परफॉर्म करना या उनके बारे में कुछ ना कुछ बताना। ये दो ही काम होते हैं जो सब्जेक्ट करते हैं। और ये कहाँ करते हैं, तो इन अ सेंटेंस। तो ये हमारी जानकारी के लिए पूरी तरह से ये डेफिनेशन हुआ सब्जेक्ट का कि वो शब्द या शब्दों का समूह
जो बताते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, और ये व्यक्ति या वस्तु किसी न किसी कार्य को करते हैं या तो उनके बारे में बताया गया होता है किसी भी सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु किसी काम को करते हैं या उनके बारे में कोई फैक्ट दिया होता है, कुछ बताया गया होता है, उस शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। आइए इस शब्द को, इस सब्जेक्ट को हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। और आज के इस वीडियो में आई विल टेक द ट्रांसलेशन मेथड। मैं ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आपको समझाऊंगा कि अलग अलग वाक्यों में कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं और फिर जब उसको हम ले जाते हैं इंग्लिश में तो किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को पता करते हैं, कैसे हम खोजते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि दिए गए सेंटेंस में हम लोग वर्ब को ढूंढते हैं, क्रिया को ढूंढते हैं कि क्या काम हुआ है, तो उसको हम खोजते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने जैसे लिखा है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें खेलने का काम हो रहा है, इसलिए खेलना जो है ये हमारे वाक्य की वर्ब है, ये हमारे वाक्य की क्रिया है। अब अगर इस क्रिया के साथ कौन लगा के हम एक सवाल करें, कौन लगा के हम ये जानना चाहें कि ये जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो अगर हम इसके साथ एक हु लगा के क्वेश्चन करते हैं कि हु प्लेज, कौन खेलता है, कौन खेलता है, एंड द आंसर इज मैं फुटबॉल खेलता हूं, खेलने का काम मेरे द्वारा हो रहा है, मैं डूअर ऑफ द एक्शन हूं, मैं डूअर हूं इस एक्शन का, मैं इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूं। दैट्स वाई इस सेंटेंस का मैं सब्जेक्ट होऊंगा, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से एक सेंटेंस और मैंने लिखा है, मैं एक शिक्षक हूं। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि किसी एक्शन की चर्चा नहीं की गई है, कोई एक्शन आपको इस सेंटेंस में दिखाई नहीं देगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, डेफिनेशन में ही बताया कि 2 बातें सब्जेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं। एक तो ये कि वो किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, और दूसरी बात ये कि उसके बारे में कुछ न कुछ उस सेंटेंस में बताया गया होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि कहा गया है कि शिक्षक हूँ, ये एक फैक्ट है जो बताया जा रहा है, तो कौन एक शिक्षक है, किसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शिक्षक है, तो यहाँ फिर से हमको जवाब मिलता है आई। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। डेफिनेशन में 2 बातें थी। द फर्स्ट वन इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। पहली बात थी किसी एक्शन को परफॉर्म करना। तो इस सेंटेंस में खेलने का जो काम है वो परफॉर्म किया जा रहा है आई के द्वारा, और इस सेंटेंस में उसी तरीके से कुछ बताया जा रहा है जिस शब्द के बारे में, मैं के बारे में बताया जा रहा है कि वो शिक्षक है, इसलिए यहाँ के सेंटेंस का मैं सब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वही कंडीशन हमको भी मिलेगा। हम जरा इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें। हालांकि दोनों के दोनों बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। तो आई की सिंपल इंग्लिश हम जानते हैं, मैं की इंग्लिश आई हमने रख दिया। थोड़ी सी बात यहाँ पे समझनी होती है हिंदी के सेंटेंस स्ट्रक्चर में और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, एंड इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी सेंटेंसेस एंड दैट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में एक मेन डिफरेंस होता है, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ बताऊँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस में भी शुरू में ही रखते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में भी जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में ही आता है, लेकिन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इंग्लिश में हिंदी में हम देखेंगे कि जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है
वहीं इंग्लिश में इस ऑब्जेक्ट को हमको लास्ट में रखना पड़ता है। तो हमने यहां पर रख दिया फुटबॉल। और जहां हिंदी के वाक्यों में क्रिया अंत में आती है सो इट्स खेलता हूं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। सो आई प्ले फुटबॉल। तो आप देखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सब्जेक्ट शुरू में आते हैं, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के प्लेस में थोड़ा सा इंटरचेंज किया जाता है। जहां हिंदी में क्रिया अंत में आती है, इंग्लिश में क्रिया पहले आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। उसी तरीके से इस सेंटेंस को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें सो आई, और यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब है जो वर्ब टू बी कही जाती है, वर्ब टू बी। हालांकि वर्ब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आप तक पहुँचाऊँ। सो आई एम, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमने रखा और ये हुआ हमारा टीचर। इन दोनों सेंटेंसेस में आई सब्जेक्ट है, इन दोनों सेंटेंसेस में आई सब्जेक्ट है। एक ये काम है जो बहुत छोटे लेवल से बच्चों से कराया जाता है। अधिकांश उनके वर्क बुक्स में या ग्रामर की किताब में ये काम उनसे करने के लिए कहा जाता है, और वो होता है दिए गए सेंटेंसेस से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना। तो यहाँ ये बात हम लोग समझ लें कि सेंटेंस में दो पार्ट में हम सेंटेंसेस को अलग कर सकते हैं, दो पार्ट में उसको बांट सकते हैं। पहला जो भाग होता है वो सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट को हम अलग कर सकते हैं, और बाकी जितना बच जाता है वो प्रेडिकेट के अंदर आता है, वो प्रेडिकेट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे राम ईट्स अ मैंगो। यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम ईट्स अ मैंगो। सबसे पहले हम लोग इसमें से सब्जेक्ट को अलग करेंगे, और सब्जेक्ट को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब को खोजें, वर्ब को खोजें कि कौन सा टर्म इसमें वर्ब है। और हम देखते हैं कि यहाँ जो ये ईट्स है ये सेंटेंस में वर्ब है, ये सेंटेंस की एक्शन वर्ड है। और जब हमको ये मालूम हो जाए कि वर्ब क्या है, फिर हम उसके साथ हु लगा के एक क्वेश्चन अपने मन में पूछ सकते हैं। सो हु ईट्स, कौन खाता है, हु ईट्स कौन खाता है, और उसका हमको जो जवाब मिले वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में राम ईट्स अ मैंगो में हम सेंटेंस को यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटना चाहें तो राम हमारा सब्जेक्ट है जो अलग हो जाएगा, और बाकी जितना पार्ट बच जाएगा वो होगा प्रेडिकेट के अंदर, वो प्रेडिकेट होता है। यहाँ मैं प्रेडिकेट के लिए आपको बताना चाहूँगा कि प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब होनी आवश्यक है, एक फाइनाइट वर्ब होती ही होती है, और साथ में ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं सेंटेंसेस को पूरे करने वाले, लेकिन कंपलसरी एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब नहीं होगी तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दो पार्ट में अगर बांटना है तो हम सब्जेक्ट को अलग करते हैं, और फाइनाइट वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जितना बच जाता है उसको एक पार्ट में करते हैं, एंड ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट, और हमारा एक सब्जेक्ट का पार्ट अलग हो जाता है। ये काम है जो बच्चे बड़े शुरू से करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस मामले में वो बेहद ही गलत कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कभी मैंने किसी बच्चे से पूछा है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, उसका जवाब सीधा सा होता है, बहुत आसान है। सेंटेंस में जो पहले वर्ड आती है, जो पहला शब्द होता है वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट के टोटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
हम ये समझेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने बहुत सारे लर्नर्स को देखा है इस बात को लेके कंफ्यूज होते हुए कि सेंटेंस में हम किसको किसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। अधिकांश वे समझते हैं कि केवल नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास 8 अलग अलग कैटेगरी है और इन 8 अलग अलग टाइप के वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले नाउन तो होते ही हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे आते हैं, जो इन द प्लेस ऑफ नाउन यूज़ किए जाते हैं, वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। द थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। मैं सबको अभी एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूँगा। उसके बाद एक नया टर्म आपके सामने है, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में न जानते हों, लेकिन थोड़ी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। हालांकि ये एक सेपरेट वीडियो कंटेंट है, मैं कोशिश करूंगा इस पर भी एक वीडियो बनाऊं। इसके बाद जेरंड, इन्फिनेटिव की तरह ही जेरंड भी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। समटाइम्स क्लॉज, यह भी एक नया वर्ड आप लोगों के लिए है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर भी करेंगे। क्लॉज भी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद फ्रेज भी सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट अंडरस्टूड। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आप कोशिश करके भी सब्जेक्ट खोज नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं। उनमें भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन या तो वो छिपे होते हैं या तो वो अंडरस्टूड होते हैं, या तो उनको समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है कि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट वही हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग इन 8 कैटेगरीज में 8 अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला हम लोग देखते हैं जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। सो नाउन एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इसके लिए 2 हिंदी के वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं। द फर्स्ट वन इज भारत एक देश है एंड द सेकेंड वन इज मोहन एक गायक है। और आप जब खोजेंगे तो मालूम होगा कि भारत और मोहन ये दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट हैं। तो ये कॉमन हमारे सामने एग्जाम्पल आता रहता है जहां हम देखते हैं कि नाउन जो हैं वो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल है हमारे लिए, चूँकि बहुत बार हमने इसको यूज़ किया है। हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, सो इंडिया इज़ अ कंट्री एंड मोहन is a singer। इन दोनों सेंटेंसेस में नाउन जो हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए गए। दूसरी कैटेगरी में हमारे सामने प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आप गाते हैं। आप गाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आप जो सेंटेंस में गाने का काम करते हैं, कर रहे हैं, तो आप सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं। इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सो यू सिंग, बस केवल सब्जेक्ट और वर्ब। चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट है, यू सिंग। और यू जो है हम जानते हैं कि प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि समटाइम्स एडजेक्टिव्स भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस रूप में हमको समझना होगा कि उस रूप में वो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं।
नाउन के गुणों को होल्ड करते हैं, तो उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो आइए ज़रा हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। जैसे हम हिंदी में सेंटेंस लिख सकते हैं कि गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। अब यहाँ जो बात हो रही है वो किसी एक गरीब के बारे में नहीं हो रही है, कोई एक गरीब के बारे में ये बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इन जनरल जो गरीब होते हैं वो ईमानदार होते हैं। ये एक आप मान के चलें कि ये एक फैक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गरीब ईमानदार होते हैं। तो हम जानते हैं कि गरीब की जो इंग्लिश होती है वो पुअर होती है, पुअर होती है। एक बात और जाने, एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि पुअर में एस लगा के उसको प्लूरल बनाएं। तो फिर इसको प्लूरल बनाने का क्या तरीका है? तो आप पुअर के आगे अगर डेफिनिट आर्टिकल द लगा देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के आगे यदि डेफिनिट आर्टिकल लगा दिया जाता है, डेफिनिट आर्टिकल द लगा दिया जाता है, तो वो एडजेक्टिव प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको गरीब के लिए लिखना होगा द पुअर, और अब चूंकि हमने इसको प्लूरल बना दिया है, सिंगुलर नहीं है, तो इसके संग जो वर्ब आएगी वो भी आर होगी। जरा इस बात को आप समझेंगे कि एडजेक्टिव के पहले डेफिनिट आर्टिकल लगा के उनको प्लूरल बनाते हैं, और अब जो वर्ब उनके साथ आएगी वो भी प्लूरल होगी। सो द पुअर आर ऑनेस्ट। ये हुआ हमारा सेंटेंस कि गरीब ईमानदार होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव ही सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। हम अलग अलग एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। पहले उसको हिंदी में तैयार करें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। इससे होगा ये कि नए नए सेंटेंसेस हम सीख सकते हैं।